नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। दोस्तों, अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। यह एक मैराथन क्लास है। इसमें 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मैं लाया हूं जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम है इस वाले की 391 वाले में, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो बिना विलंब किए वीडियो को देखिए। चूंकि वीडियो लंबा होगा तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा मैं फटाफट अंदाज में कराऊंगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। जी हां, अनुच्छेद 44 में बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनुच्छेद 45 यानी 45 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलें। ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करना ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्ति प्रदान करना जो है वह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? 40 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन को दोहराता हूं। अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 46 यानी 46 में है। ध्यान दीजिएगा। चलिए 5 नंबर सवाल। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह जो वर्णित है यह अनुच्छेद 48 में है। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद 48 यानी कि 48 के तहत है। चलिए 6 नंबर सवाल। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 39 क में वर्णित है। किसमें? 39 क में। चलिए 7 नंबर सवाल। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियां यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन है। सीधा सा प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा जो है वह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। चलिए 8 नंबर सवाल। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में है। किस अनुच्छेद में है? 26 में है। 9 नंबर सवाल चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यक को एवं भाषाई अल्पसंख्यक, भाषण नहीं है, देखिए यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, भाषाई है। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यक को एवं भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 29। जी हां, 29 अनुच्छेद ऐसा प्रदान करता है सुरक्षा। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था 14 वर्ष वाला 3। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रदान कराया जाएगा। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि कराएगा। लेकिन 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपका भी अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, यह भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए 11। मानव का दुर्व्यापार व बालाश्रम, किसी भी मानव की खरीद या बिक्री दंडनीय अपराध होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऐसा अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि किसी भी मानव की खरीद या बिक्री दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। 12 नंबर सवाल। अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अपने पसंद की व्यक्ति से, आपका मान के चलिए कि आप लड़की हैं या आप लड़का हैं,
आपका जिससे मन करे उससे शादी कर सकते हैं। जी हां, आपका जिससे मन करे उससे आप शादी कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आप लड़की हैं तो किसी पसंद के लड़के से करें, अगर आप लड़का हैं तो किसी पसंद के लड़की से करें। यह अनुच्छेद 21 आपको ऐसा अधिकार देता है। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे तो उनको बताइए कि अनुच्छेद 21 में ऐसा प्रावधान है, आप हमें मत रोकिए क्योंकि हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे। चलिए आइए 13 नंबर सवाल। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ही वर्णित है। चलिए 14 नंबर सवाल। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) घ। जी हां, अनुच्छेद 19(1) घ में ऐसा प्रावधान किया गया है। 15 नंबर सवाल। किसी नागरिक को दुकान या सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी नागरिक को, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ना तो आपको सार्वजनिक दुकान जो है, भोजनालय जो है, जहां होटल है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, इनमें जाने से नहीं रोका जा सकता है। 15 अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में स्थित है। इसे B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, यह भी ध्यान देना है। 17 नंबर सवाल। प्रतिष्ठा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रतिष्ठा का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर सवाल। अंतःकरण, अंतरण नहीं है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे साधु महात्मा जो हैं वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, या बहुत सारे जो मौलवीज हैं वह भी प्रचार करते रहते हैं। तो यह उनको छूट कहां से मिला है पता है? यह उनको जो छूट है ना, यह अनुच्छेद 25 उनको ऐसा सुविधा प्रदान करता है। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर सवाल। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कराना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से कराना यह अनुच्छेद 48 का हिस्सा है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग है, यह भी आपको ध्यान देना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, जो अलग करना है, यह अनुच्छेद 50 में वर्णित है। चलिए 21 नंबर सवाल। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति, जैसे कोई विषय है जो राज्य सूची का है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन अगर आपातकाल लगा हो उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर जो है संसद कानून बना सकती है। ऐसा प्रावधान जो है, ऐसी शक्ति जो है, यह अनुच्छेद 250 के अंतर्गत प्राप्त है। 22 नंबर सवाल। अंतरराज्य नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसे आपने कावेरी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद पढ़ा होगा, तो नदियों का जो जल विवाद है ना, इससे संबंधित जो न्याय निर्णय का जो वर्णन है, यह अनुच्छेद 262 यानी 262 में इसका वर्णन किया गया है। वित्त आयोग की बात करी जा रही है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग जो है वह अनुच्छेद 280। राज्य वित्त आयोग अगर पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, राज्य वित्त आयोग 243 आई में स्थित है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 279 का में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, वह है संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो संविधान का अनुच्छेद 352 इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 352। चलिए 26 नंबर सवाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर
किस अनुच्छेद को जारी किया जाता है? तो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 को ही राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में विफलता होने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सवाल है। अगर संघ कोई निर्देश देता है, राज्य सरकार उसको पालन करने में विफल है या उसे नहीं सही से लागू करा पाता है, तो ऐसी दशा में भी अनुच्छेद 365 का प्रयोग करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आप देख रहे होंगे। चलिए 28 नंबर सवाल। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है वह अनुच्छेद 111 में वर्णित है। किसमें? 111 में वर्णित है। जब कोई, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जब कोई विधेयक जो है वह राज्य विधायिका द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 200 में वर्णित है। किसमें? 200 में। ध्यान दीजिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 72 में है। किसमें है? आर्टिकल 72 में है। 31 नंबर सवाल। राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। किस अनुच्छेद में? 54 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का है जिक्र वह अनुच्छेद 60 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह 65 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका, कि उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय जो है वह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ऐसा है ना कि 6 महीने के भीतर आपको चुनाव जो है वह कराना ही होगा, तो यह अनुच्छेद 62 में वर्णित है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति होना किस अनुच्छेद में है? तो जब राष्ट्रपति भी ना रहे, उपराष्ट्रपति भी ना रहे, तो ऐसी दशा में मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और वह अनुच्छेद 70 के तहत कार्य करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 70। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, राष्ट्रपति जो हैं इनको सहयोग प्रदान करते हैं मंत्री परिषद वाले, यह अनुच्छेद 74 के ही तहत करते हैं। भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत हैं? तो भारत का महान्यायवादी का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 76 के तहत है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, जी हाँ योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। किसमें? 58 में। चलिए प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र का सत्रावसान तथा संसद जो है वह भंग करना, संसद तो भंग होता है मतलब लोकसभा ही होता है, राज्यसभा तो भंग नहीं होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र यानी कि लोकसभा की बात कर रहा है यहाँ पर, लोकसभा का सत्रावसान तथा भंग करना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 85 में है। यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए 40 नंबर सवाल। प्रधानमंत्री के दायित्व राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित यह किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे, अपने कामों के बारे में बताए। यह अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 41 नंबर सवाल पर आ गए हम। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट के नाम से भी जानते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह अनुच्छेद जो है वह 112 में। चलिए 43 नंबर सवाल। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी करते हैं, यह किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो जब संसद का सत्र न चल रहा होता है तो ऐसी दशा में जो राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 123, जी हाँ 1 to 3 के हिसाब से वह जारी कर देते हैं अध्यादेश। तो ये आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 43। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है, इसको जरा और ऊपर कर देता हूं,
राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 में है कि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा। 143 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि भारत का जो है वह एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए, उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में है? सीधा प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा की बात की जा रही है, पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 46 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितने में है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अनुच्छेद 66 में। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, केवल उपराष्ट्रपति का है। यहां पर गलत प्रिंट हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति नहीं है, यह उपराष्ट्रपति है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का तो आपने पढ़ ही लिया है 54-55, उपराष्ट्रपति का है तो उपराष्ट्रपति 66 में, ध्यान दीजिएगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? अन्य आकस्मिकताओं में अभी आपने पढ़ा कि जब राष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है और उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है तो ऐसी दशा में उनके कार्यों का संचालन निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यह किस अनुच्छेद में है वर्णन? तो 70 अनुच्छेद 70 में इस बात का उल्लेख है। चलिए 48 नंबर, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 77 यानी कि 77 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए 49 नंबर प्रश्न, सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 88 में इनके अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। 50 नंबर सवाल, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाना ऐसा किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा में अब आपको पता है उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो यह अनुच्छेद 67 के अनुसार ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, तो यह आपको ध्यान देना है। चलिए 51 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन है, प्रक्रिया का वर्णन है, यह अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संविधान में जो संशोधन होता है यह आर्टिकल 368 के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा? 368 के द्वारा भी किया जाता है। 53 नंबर सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको हटाने का जिक्र है, जो उल्लेख है, यह अनुच्छेद 124 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत? भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है यह अनुच्छेद 148 के तहत इसका प्रावधान है, इसका उल्लेख है। 55 नंबर सवाल, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए सिफारिश करने की शक्ति। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए सिफारिश करने की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 312 में, और यह शक्ति पता है किसके पास है? यह शक्ति राज्यसभा के पास है। राज्यसभा के पास है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण सृजन कर सकता है, अनुच्छेद 312 के हिसाब से। धन विधेयक की परिभाषा यह किस अनुच्छेद में है? तो जो धन विधेयक की परिभाषा है यह आर्टिकल 110 में है। किसमें? 110 में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 57, राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 86 यानी 86 में है, ध्यान दीजिए। चलिए 58 नंबर सवाल, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
किस अनुच्छेद में है? संसद के जो सदस्य हैं वह शपथ लेते हैं, तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है शपथ इनका? तो यह 99 यानी 99 अनुच्छेद के तहत जो है इनके शपथ का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा। मुद्रा विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अभी तक आप लोग धन विधेयक पढ़ रहे थे, तो धन को ही मुद्रा लिख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। धन विधेयक आए या मुद्रा विधेयक आए, इनकी जो परिभाषा है वह आप 110 में ही पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? 110 में ही, चाहे मुद्रा विधेयक हो या धन विधेयक हो, दोनों की परिभाषा जो है वह अनुच्छेद 110 में ही आपको पढ़ना है। चलिए 60 नंबर सवाल, संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो संसद का सचिवालय है इसका वर्णन है अनुच्छेद 98। जी हाँ, संसद का सचिवालय 98। अभी 99 में आपने क्या पढ़ा? तो अभी 99 में पढ़ा कि संसद के जो सदस्य हैं वह शपथ लेते हैं, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी आप पढ़ रहे हैं संसद का सचिवालय, तो यह अनुच्छेद 98 का ही भाग है। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है? संसद के सदस्यों का एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों का और इनकी समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार का जो जिक्र है यह अनुच्छेद 105 में है। 105 में संसद सदस्यों का विशेषाधिकार प्राप्त है और इनकी समितियों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। यह अनुच्छेद 105 के हिसाब से ही इनको प्राप्त है, ध्यान देना है। चलिए 62 नंबर सवाल, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो संसद में भाषा उपयोग किया जाता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में। जी हां, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 120 में है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए 63 नंबर सवाल, कार्यकारी एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होती है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्यकारी न्यायाधीश की मुख्य नहीं होगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है उच्चतम न्यायालय में वह अनुच्छेद 126 में होती है। किस में होती है? 126 के अंतर्गत होती है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए 64 नंबर सवाल, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मैं बता देता हूं इससे पहले। देखिए दोस्तों, अगर एक आध प्रश्नों में अगर कहीं कोई त्रुटि हो या उच्चारण में कहीं कोई त्रुटि हो तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, क्योंकि जब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है ना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा प्रश्न जब आते हैं तो कभी ना एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है या उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप समझिएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और लगातार ये कराना है तो थोड़ा सा जो है यह समस्या हो सकती है, होती है ये नहीं कह रहा, हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो चलिए 64 नंबर सवाल, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन जो है वह अनुच्छेद 131 यानी कि 131 में है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 129 में। जी हाँ, 129 अनुच्छेद 129 में ऐसा प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय जो है वह एक अभिलेख न्यायालय का भी काम करेगी। तो ये 129 में, देखिए यहाँ पर 139 है जो कि गलत है, 129 होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 66 नंबर सवाल, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा करने का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों की समीक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 137 में वर्णित है। चलिए 67 नंबर सवाल, कतिपय विषयों पर रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। कतिपय विषयों पर रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 139 के तहत प्राप्त है। किसके तहत? 139 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर लागू होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 141 में। जी हाँ,
उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो कानून है यह सभी न्यायालयों पर लागू होगा, ऐसा वर्णन जो है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 69 पर आ गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अब अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तब क्या करेंगे, तो ये जो एक है आगे इसको 54 में घटा देना है, यानी कि 54 में एक घटा देंगे तो 53 आ जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह प्रावधान अनुच्छेद 53 में है। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह 154 में है, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति यह अनुच्छेद 155 में है। जी हां, राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, तो राज्यपाल द्वारा जो शपथ ग्रहण है यह अनुच्छेद 159 में है। और अगर राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण है तो ये जो एक है अभी इसमें जोड़ देना है, 59 में एक आप अगर जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 और राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 159। आपको दोनों याद रखना है। चलिए, कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के जो कार्य हैं वह अनुच्छेद 160 में वर्णित हैं। चलिए 73 नंबर सवाल। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति यह अनुच्छेद में वर्णित है। किसमें, तो यह राज्यपाल जो क्षमादान करते हैं 161 में करते हैं। अब अगर राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत जो है वह क्षमादान करते हैं, तो इस एक को है यह दोनों संख्या में जोड़िएगा। जैसे जो 61 है तो इसमें एक और इसमें भी एक, यानी कि 72 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, और जो राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है वह है अनुच्छेद 161 में। तो दोनों आपको ध्यान देना था। चलिए आगे चलते हैं। 74 नंबर सवाल। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व, राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वह अनुच्छेद 167 में है। अभी आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री को सूचना देने का राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं प्रधानमंत्री, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह अगर इस आगे वाला जो एक है इसको हटा करके इसमें जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 78। तो 78 अनुच्छेद में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। उसी प्रकार से 167 अनुच्छेद में है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को सूचना दे। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा 167। चलिए 75 नंबर सवाल। राज्य विधायिका का सत्रावसान उसे भंग करना राज्यपाल करता है, यह किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो यह 174 अनुच्छेद के तहत करता है। राष्ट्रपति आप देख रहे थे लोकसभा भंग कर रहा था, यह 85 अनुच्छेद के तहत। अब इस आगे वाले एक को इसमें जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 85, है ना। आगे वाले एक को दोनों अंकों में जोड़ना है तो 85। तो राष्ट्रपति अगर भंग करता है लोकसभा को, सत्रावसान करता है, तो यह अनुच्छेद 85 के तहत, और अगर राज्यपाल यही काम करता है तो 174 के तहत। ध्यान दीजिए। चलिए 76 नंबर। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह अनुच्छेद 164 के अंतर्गत करता है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला सवाल। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 178 में। किसमें है, अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन। चलते हैं प्रश्न संख्या 78 पर। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में है, तो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 188 यानी कि 188। संसद के सदस्यों द्वारा क्या था, तो ये आगे वाला एक जो था इसको हटा करके यहां जोड़ दिया गया था, 99 आ गया था। तो संसद के सदस्य यदि करते हैं अपना शपथ ग्रहण तो 99 के तहत, और विधानमंडल जो राज्यों की बात करते हैं यहां के लोग अगर शपथ ग्रहण करते हैं तो यह अनुच्छेद
188 के अंतर्गत करते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य का बजट किस अनुच्छेद में है? देखिए राज्य बजट, अभी वार्षिक बजट विवरण जो था यह 112 में आपने पढ़ा, वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन राज्य बजट की बात करें तो यह 202 में है। राज्य बजट 202, वार्षिक वित्तीय विवरण जो केंद्रों में बजट होता है वह 112। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय का जो गठन है वह अनुच्छेद 216। किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में वर्णित है। चलिए प्रश्न संख्या 81। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किस अनुच्छेद में है? देखिए जैसे ये पटना उच्च न्यायालय है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो किसी न्यायाधीश का पटना उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होना है या इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होना है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो यह 222 मतलब 222 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में? 222 अनुच्छेद में। चलिए अगला प्रश्न। उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। उच्च न्यायालय का अपने से जो निम्न या जो भी निम्न है, हाँ उनसे जो निम्न है न्यायालय, उस पर अधीक्षण की शक्ति है अनुच्छेद 227 में प्राप्त है। उच्च न्यायालयों का सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर यहां होना चाहिए, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति यह अनुच्छेद 227 में होगा। 83 नंबर सवाल। दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और कुछ यूटी हैं जिनके एक ही उच्च न्यायालय हैं और उसमें राज्य भी शामिल हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत है प्रावधान? तो यह 231 अनुच्छेद के तहत ऐसी सुख सुविधा हो जाती है जो कि दिया जाता है। चलिए 84 नंबर। याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संरक्षण में, याचिकाएं जारी करने का संरक्षण जो है, शक्ति जो है, यह उच्च न्यायालय को 226 अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। याचिका मतलब रीट, उसी को याचिका कहा जा रहा है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह 323 ए में स्थित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह 323 ए में स्थित है। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो ग्राम सभा का उल्लेख है वह अनुच्छेद 243 ए में है। ग्राम सभा का उल्लेख 243 ए में स्थित है, वर्णित है। अगला प्रश्न, पंचायत का संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो पंचायतों का संविधान है वह 243 बी में वर्णित है। किसमें? 243 बी में पंचायतों के संविधान के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए 88 नंबर सवाल। 88 सवाल क्या कहता है? पंचायत सदस्यों की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में? पंचायत सदस्यों की योग्यता पूछ रहा है इस बार। तो योग्यता अगर पूछे तो योग्यता बताएंगे कि ये 243 एफ में है। किसमें है? एफ में जो है यह योग्यता है। ध्यान रखना है, एफ से आप याद रखिएगा फोर्स मतलब बल, अगर बल है तो योग ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा। यानी कि योग्यता के बारे में जो जिक्र है यह अनुच्छेद 243 एफ में है। 89 नंबर सवाल। पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, पंचायत की शक्तियों का उल्लेख यह 243 जी में है। देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे ही नहीं सोचेगा कि कुछ भी लेके चले आए हैं। सारे प्रश्न जो हैं यह अति महत्वपूर्ण है और ये वाले जो प्रश्न है ना, ये पूछे हुए हैं, आए हैं ये प्रश्न, तो आपको पता होना चाहिए। पंचायत की शक्तियों का उल्लेख 243 जी में है, ध्यान दीजिएगा। 90 नंबर सवाल। पंचायत का चुनाव किस अनुच्छेद में है? यानी पंचायत यानी राज्य चुनाव आयोग की बात की जा रही है, तो 243 के इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। 243 के में पंचायत का चुनाव जो है इसका उल्लेख है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का जो गठन है
यह 243 आई के अंतर्गत है। अब आपसे पूछे कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 243 आई। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, 243 के, ऐसा आप बताने वाले हैं। चलिए आइए 92 नंबर सवाल। संघीय, देखिए, संघीय क्षेत्र का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संघीय क्षेत्र का प्रशासन जो है यह 239 के अंतर्गत आता है। जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो 243 अनुच्छेद याद रखिए। राज्य तथा संघ के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। राज्यों के लिए भी और संघ के लिए भी। तो आपसे दो प्रकार का प्रश्न बनेगा, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन, या संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, या यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे 315। या पूछे राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है, तब भी 315 ही बताएंगे। यही प्रश्न है, राज्य तथा संघ के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह 350 यानी 315, 315 यानी 315 आप याद रखेंगे। चलिए 94 नंबर सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में है। किसमें है, अनुच्छेद 340 में है। चलिए 95 नंबर सवाल। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राज्य के महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वह आर्टिकल 165 यानी 165 अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो जो निर्वाचन आयोग हैं यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग तो अभी आपको हमने बताया है। चलिए अगला प्रश्न, संघ की राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संघ की राजभाषा का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। किसमें है, अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया। चलिए 98 नंबर सवाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल और जो कुछ राज्य प्रमुख हैं इनका संरक्षण किस अनुच्छेद में है। इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे संसद सदस्यों को विशेषाधिकार 105 अनुच्छेद के तहत है, वैसे ही राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुछ राज्य प्रमुखों को भी विशेषाधिकार प्राप्त है, और यह विशेषाधिकार अनुच्छेद 361 के अनुसार से इनको मिलता है। 361 में वर्णन है इस बात का। चलिए 99 नंबर सवाल पर हम लोग आ गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में, 371 में। 370 तो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो उसके कुछ भाग को समाप्त किया गया है। तो 371 अनुच्छेद का संबंध है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। तो 99 ही प्रश्न थे दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस मैराथन क्लास का हिस्सा था। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं यह मैं लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे प्रश्न आपने देखे हैं और इसका पीडीएफ भी प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे। तो इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, और इस वीडियो को देखिए धमाकेदार तरीके से। इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो सारे शिफ्टों में फंसेंगे, बिल्कुल गारंटी है। तो इस प्रश्न को 1 से 2 बार देख लीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, हर हाल में सिलेक्शन हो, तो देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक दिन अब बचा है समय आपका एग्जाम शुरू होने में, तो आप इसको जी जान लगा दें और हर हाल में इस बार आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अगर किसी भी प्रश्नों में कोई समस्या हो या किसी प्रश्न में कोई आपको डाउट लगा हो, तो उस प्रश्न का जो है प्रश्न संख्या, प्रश्न नंबर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं से कोई गलती होगा, वैसे तो गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो वह प्रश्न संख्या खाली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप सेंड कर दीजिएगा। मैं वहां पर आपको
उसका जो भी संभावित सही आंसर है या फिर उससे जो आपको समस्या हो रही है क्वेश्चन मतलब आंसर समझने में कि इसका क्या है, तो वहां पर आपको क्लियर करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने महत्वपूर्ण 40 मिनट दिए हैं। लेकिन ये 40 मिनट आपके आपके जो एग्जाम होने हैं इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्नों के लेवल हैं दोस्तों, जो प्रश्नों की क्वालिटी है वह बिल्कुल उच्च क्वालिटी की है, इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। तो फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।